So students, again we are discussing about the applications of dimensional analysis. So हमने दो applications इसकी कर ली. क्या क्या? एक हमने किया to convert a physical quantity from one system of unit into another. Second हमने किया to check the correctness of the relation. अब third इसमें जो इसकी application है, that is to derive the relationship among various physical quantities. क्या मीनिंग है इसका? एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन कौन सी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r. मैंने आपको क्या कहा कि अ बॉडी ऑफ मास m is moving with velocity v in a circle of radius r. You derive the expression for centripetal force. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ गया. तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम ये रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखिए कि अब जो ये दिया इससे हमें ये क्लियर हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी एंड रेडियस. लेकिन किस तरीके से, किस तरीके का मतलब, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली है, स्क्वायर है या क्यूब रूट है, ये नहीं पता. तो इसलिए इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लेते हैं f इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर a अननोन, देन वेलोसिटी v रेज टू पावर b, थर्ड रेडियस रेज टू पावर c. तो जो तीन चीज़ों पे वो डिपेंड करती है वो हमने ले लिया, क्योंकि इसमें साफ था कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r. क्लियर? तो जब आप इन तीनों को कंबाइन कर देते हो तो इससे क्या बन गया, f इज प्रोपोर्शनल टू ma, vb एंड rc. तो इसका मतलब F is equal to K, MA, VB and RC, where K is constant of proportionality. तो फर्स्ट स्टेप इसमें यही आना है कि हमने जो भी प्रॉब्लम है ये देख लेना है कि किस किस चीज़ के ऊपर, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर इसकी डिपेंडेंस है, और ये लिख लिया. अब सेकेंड पॉइंट में क्या लेना है, टेक dimensions of each term on both sides. क्या किया, हर एक टर्म की डायमेंशंस ले ली दोनों तरफ. अब F फोर्स है, बोलो फोर्स का क्या होगा, m1 l1 t माइनस 2. K कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशंस नहीं लेंगे. m मास m1 रेज टू पावर a, v क्या है, वेलोसिटी l1 t माइनस 1 रेज टू पावर b, r इज रेडियस मतलब डिस्टेंस रेज टू पावर c. अब पावर्स मल्टीप्लाई होगी, m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b, t रेज पावर माइनस b, l रेज टू पावर c. तो ये क्या बन गया, m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b प्लस c एंड t रेज टू पावर माइनस b. इधर क्या है, m1 l1 एंड t माइनस 2, और इधर ठीक हो गया. तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, वी हैव टेकन डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ द साइड्स. अब आपके पास एक ये है, एक ये है, तो जब भी बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी. तो अब थर्ड स्टेप में आप क्या करना है, कंपेयर पावर्स ऑफ m, l एंड t ऑन बोथ साइड्स. कंपेयर पावर्स ऑफ m, l एंड t ऑन बोथ साइड्स. तो a इज इक्वल टू 1, l के लिए b प्लस c इज इक्वल टू 1, t के लिए माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2. a 1, b प्लस c 1,
माइनस बी इज माइनस टू, इसमें माइनस माइनस से कट गया तो b की वैल्यू कितनी बन गई 2, a की वैल्यू कितनी है 1, अब b इज 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c इज 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 1, b इज 2 एंड c इज माइनस 1। तो अब आप इसमें पुट कर दो तो क्या बन गया f इज k m raised to power a that is 1, v velocity raised to power b that is 2, r raised to power minus 1। तो f is equal to k m v square upon r। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया f is k m v square by r। तो इस तरीके से अब इसमें ध्यान से देख लीजिए 3 स्टेप्स हमारे पास बने हैं। पहला स्टेप क्या बना है कि हमारे पास जो क्वांटिटी जिस पे डिपेंडेंस है वो 3 हमने नोट कर ली, उनकी हमें नहीं पता कितनी वैल्यू है इसलिए अननोन ए बी सी ले लेके हम ये पॉइंट ले लिया। सेकेंड स्टेप में क्या किया कि हमने हर एक टर्म की डायमेंशंस लेके उसे सिंप्लीफाई कर लिया। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है पावर्स कंपेयर करनी है और वहाँ से आपके पास जो ए बी सी अननोन है उनकी वैल्यूज़ आ गई और फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपने वो ए बी सी की वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देनी है। चलो एक और कर लिए जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाए कि भाई किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब याद है कल हमने फॉर्मूला चेक किया था तो हम उसी को ले लेते हैं कि अब आपको ये कहा जाए कि यू हैव टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है विच इज डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, then tension applied to the string and mass per unit length। तो ये बता दिया आपको कि इन चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करती है। तो एक्सप्रेशन क्या आएगा फ्रीक्वेंसी का, कैसे करेंगे अगेन हम सबसे पहले लिखेंगे n इज फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l रेज टू पावर a, टेंशन अप्लाइड t रेज टू पावर b, मास पर यूनिट लेंथ m रेज टू पावर c। सो दैट मीन्स आपके पास बन गया n इज इक्वल टू k l रेज टू पावर a, t रेज टू पावर b एंड m रेज टू पावर c। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में अब क्या करना है दोनों तरफ डायमेंशंस लेनी है। तो n फ्रीक्वेंसी क्या है m0 l0 t minus 1, frequency is 1 upon time period, l length l1 raised to power a, t tension, tension means force, force is m1 l1 t minus 2 raised to power b, m is mass per unit length that means m1 l minus 1 raised to power c। अब इधर इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करोगे l raised to power a, m raised to power b, l raised to power b, t raised to power minus 2b, m raised to power c, l raised to power minus c। तो ये क्या बन गया m raised to power b plus c, then l raised to power a plus b minus c, then t raised to power minus 2b। इधर क्या है m0 l0 t minus 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है यू हैव टू कंपेयर पावर्स ऑफ एम एल एंड टी। तो b प्लस सी इज 0, a प्लस b माइनस सी इज 0, माइनस 2b इज माइनस 1।
अब -2 भी -1 के बराबर है, ये कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू 1/2। अब b प्लस सी 0 है, तो c क्या आ गया, -b, दैट मीन्स c इज इक्वल टू -1/2। अब उसके बाद a प्लस b दैट इज 1/2 माइनस c दैट इज -1/2। आपके पास ये था कि ये इधर m0 L0 है ना, तो आपके पास एक तो m का आ गया, b प्लस सी दैट इज 0। तो जब b प्लस सी 0 है तो नेचुरली c किसके बराबर आ गया, आपके पास इसके बराबर बन गया कि इट इज -b। ठीक हो गया ना, तो c की वैल्यू आपके पास इसमें -1/2 बन गई है। और अब यहाँ पर जब आप आए तो आपके पास ये क्या है, a प्लस बी दैट इज 1/2, नो माइनस सी, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/2 इज 0, तो इट इज a प्लस 1 इज 0, a इज इक्वल टू -1। तो तीनों कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पुट करोगे तो ये क्या बन गया, n इज k, l रेज टू पावर -1, t रेज पावर 1/2, m रेज पावर -1/2, तो इट इज k बाई l t बाई n अंडर द रूट। तो इस तरीके से हमने ये आपको अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरह भी आ सकते हैं, और अगर एप्लीकेशन में आ जाएं तो आपने इस तरीके से करना है। अब इसमें जो आपने डिराइव किया, आप इसमें अब ये देखो कि लिमिटेशंस क्या आई। जैसे कल हमने जब टू चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन किया था, तो उसमें ये लिमिटेशन आई थी कि प्लस या माइनस साइन का ये कोई आइडिया नहीं बताता कि आपके पास है या नहीं। दूसरा कांस्टेंट का 1/2 लगाया या नहीं लगाया, डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम आएगा। अब इसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है एक तो कि ये के कांस्टेंट की वैल्यू का आइडिया हमें इसमें नहीं लगता। दूसरी इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है कि बेटा मान लीजिए कि हम कोई रिलेशन ऐसा फाइंड आउट करना चाहें जिसमें नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विल बी मोर देन 3। नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का नंबर जो है वो 3 से ज्यादा है, तो दैट मीन्स उसमें वेरिएबल्स कितने बन जाएंगे, 4। तो ये उसका रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो हम इसकी लिमिटेशन में क्या कह रहे हैं कि वी कैन नॉट डिटरमिन रिलेशन विद मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। अब आप कहोगे क्यों मैडम, भाई जब आपके पास 4 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंस बन गई तो 4 अननोन्स आ गए, और इक्वेशन तुम्हारे पास कितनी आनी है, तुमने कंपेयर करना है एम एल एंड टी को, तो 3, तो नंबर ऑफ इक्वेशन इज 3 एंड अननोन्स आर 4। कैन यू सिंप्लीफाई इट मैथमेटिकली, नो नॉट एट ऑल। उसमें आपको पता है कि जितने वेरिएबल्स हैं, जितने अननोन्स हैं, उतनी इक्वेशंस का होना ज़रूरी है, तो इसलिए ये इसमें लिमिटेशन है। अब मैं आपको ये एक प्रॉब्लम दे रही हूँ। ये प्रॉब्लम क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। depends upon length of कैपिलरी। कैपिलरी मतलब ट्यूब, वेरी फाइन बोर की अगर ट्यूब है तो उसको कैपिलरी बोल देते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी, pressure difference, across two ends of capillary, pressure difference across two ends of capillary, and coefficient of viscosity of the liquid, coefficient of viscosity
of the liquid. तो आपको क्या करना है, you have to derive the expression for rate of flow. तो कैसे करेंगे? मतलब एक ट्यूब है, आपको पता है ट्यूब में से लिक्विड तभी फ्लो करेगा अगर दोनों एंड्स पे प्रेशर डिफरेंस होगा, तो पी प्रेशर डिफरेंस. अब इसमें ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम, तो ये पी प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है. ये कैपिलरी ऐसे ले लो, चलो ये कैपिलरी है, तो ये लेंथ होगी कैपिलरी की, ये रेडियस हो गया कैपिलरी का, ठीक है. जो लिक्विड फ्लो करना है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतना हो गया. और इसके साथ साथ फोर्थ पॉइंट आपके पास वही है, पी प्रेशर, दोनों एंड्स पे जो डिफरेंस है, आर रेडियस है, एल लेंथ है, इटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है. अब अगर आप इसको सीधा लिखोगे तो 4 वेरिएबल्स आ गए ना, तो भाई हम तो नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते. लेकिन अब इसमें एक पॉइंट है क्या कि बेटा अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे प्रेशर जो है वो अलग अलग होगा ना. सो दैट मीन्स प्रेशर की वेरिएशन किसके साथ है, डिस्टेंस के साथ है, जिसको कि आप टर्म एक तरह से क्या कह सकते हो, प्रेशर ग्रेडियंट, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डिस्टेंस. तो इसलिए बेटा इस प्रॉब्लम में मैं क्या करूंगी, मैं इसमें लिखूंगी V is proportional to P by L raised to power A, R raised to power B and eta raised to power C. अब ये मत सोच लेना कि ठीक है जी 4 नहीं वेरिएबल रखने, 3 रखने हैं, कोई 2 को इकट्ठा कर देंगे. ऐसे ही नहीं है किसी की भी रेलेवेंस बन जाएगी, हैं. अब ये अपने घर जाना, इसको अपने घर थोड़े ले जाओगे. हाँ, आपका ये रिलेटिव है, आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, तभी उसको लेके जाओगे, अननोन पर्सन को थोड़े उठा के ले जाओगे. तो इसलिए इसमें क्योंकि ये रेलेवेंस है कि प्रेशर ऑफ द कैपिलरी एट डिफरेंट पॉइंट्स इज डिफरेंट, तो वी आर टेकिंग द टर्म प्रेशर ग्रेडियंट. तो ये 3 वेरिएबल बन गए. अब हमारा पॉइंट उसी तरह से V is equal to K P by L raised to power A, R raised to power B, eta raised to power C. अब डायमेंशंस ले अगले में. वॉल्यूम क्या होता है, L3 पर यूनिट टाइम T माइनस 1, M0 हो गया. अब P प्रेशर है, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ M1 L माइनस 1 T माइनस 2, और ये लेंथ L1 अलग से मैंने लिख लिया. R लेंथ है, L1 रेज टू पावर B, इटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी M1 L माइनस 1. तो नेचुरली कर करके हमें याद भी हो जाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला. बाई चांस किसी का ना आए तो साइड में आप फाइंड आउट करके देख लो. अब बेटा ये क्या बन गया, M रेज टू पावर A. अब ये L ऊपर चला गया तो -1 -1 2 -2 हो गए, तो ये -2A आ गया, T -2A. आगे L रेज टू पावर B, M रेज टू पावर C, L माइनस C, T माइनस C. तो ये नेक्स्ट स्टेप में बन गया M रेज टू पावर A प्लस C, L बन गया -2A प्लस B माइनस C, और T बन गया -2A माइनस C. सेकेंड स्टेप हो गया. अब थर्ड में पावर्स कंपेयर करनी है, तो A प्लस C 0, -2A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू 3, देन -2A माइनस C इज -1. अब 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं. अब इन दोनों को अगर जोड़ ले बेटा, A प्लस C 0, -2A माइनस C इज -1, दोनों को एडअप करो तो -A इज इक्वल टू -1, ये 0 हो गया. सो दैट मीन्स A इज इक्वल टू 1. जब A 1 आ गया तो C इज -A, तो C इज इक्वल टू -1. अब इसमें पुट कर देते हैं, तो -2A इज 1 प्लस B माइनस C इज -1 इज इक्वल टू 3.
तो -2 प्लस b प्लस 1 इज 3। तो ये बेटे आपके पास 3 प्लस 1, इधर -1 उधर प्लस 1, 3 प्लस 1 इज 4। तो ये अब क्या बन गया, v इज इक्वल टू k p बाई एल रेज टू पावर a दैट इज 1, r रेज टू पावर b दैट इज 4, 8r रेज पावर c दैट इज -1। तो ये बन गया k p r4 अपॉन एटा l। तो इस तरीके से आपने इसमें प्रॉब्लम्स जो हैं आपको करना है। बाकी सपोज करो कहीं पर 4 वेरिएबल्स दिए होंगे, तो बेटा अगर आपको प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करने के लिए दी जाएगी तो उसमें क्या होगा कि एक की वैल्यू पहले ही बता दी जाएगी। जैसे सपोज करो मैं इस प्रॉब्लम में ये कह देती कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डिपेंड्स इनवर्सली टू द लेंथ ऑफ द ट्यूब। मैं शुरू में ही कह देती कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड लेंथ ऑफ ट्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक नोन हो गया चारों में से, तो फिर अननोन 3 हो गए, फिर तो आप कर सकते थे ना। पर उस फोर्थ को आपको शुरू में ही, डिपेंडेंस तो है ना, साथ में लेके चलना पड़ेगा। आपने कैसे कहना था, v इज प्रोपोर्शनल p रेज टू पावर a, r रेज टू पावर b, eta रेज पावर c एंड l रेज टू पावर -1। मैं ये पॉइंट कहना चाहूँ, क्लियर। तो अब आपने इसमें एप्लीकेशंस एज वेल एज लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस सारा कर लिया। तो जो सेकंड कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का अबाउट द डायमेंशनल एनालिसिस, वो हमारा यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हो गया। एंड नाउ नेक्स्ट टुमारो we will discuss about significant figures. Thank you.